गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सर आज आपसे एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा कि हम जो पढ़ते हैं उसके साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, पढ़ते समय माइंड और ब्रेन का क्या कोऑर्डिनेशन है और क्या उसके कह सकते हैं कि सीक्रेट्स हैं या टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से केवल कुछ ही बच्चे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ये क्लियर कर पाते हैं, जबकि ज़्यादा बच्चे उसमें रह जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आइए उसके साइकोलॉजिकल एनालिसिस आज करेंगे। तो ऑप्टिमल फिजिक्स पैटर्न्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ही इज स्टडी, आप अपने आप में महसूस करें कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप पढ़ते हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस विद योर ब्रेन एंड द माइंड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड द माइंड। तो मान लीजिए आपका ब्रेन है, रफली ऐसा होता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज द ब्रेन इटसेल्फ, और माइंड जो है उसको एक हाइपोथेटिकल मॉडल से आप समझ लीजिए, बिकॉज माइंड इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी, इट्स सच फिजिकल लेवल पे उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हम अंदर से जानते हैं कि माइंड ऐसी चीज़ होती है। तो जब हम पढ़ते हैं देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड द माइंड। आप अभी सोचते जैसे मान लीजिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं स्टार्टिंग में, आप अपने अंदर से कुछ क्रिएट करते हैं, अपने मोटिवेट करेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लाइन्स की इन्फॉर्मेशन जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप उस पर फोकस करेंगे, तो एक पैटर्न बनना आपके अंदर स्टार्ट। तो ऐसा ही होता है साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल बोथ लेवल्स पे कि आपके अंदर से कुछ चेंज होता है एंड देयर एग्जिस्ट सर्टेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड द माइंड। तो आप मान लीजिए जब आप कुछ पढ़ते हैं तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स उसमें एक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कोई पढ़ रहे हैं, मान लीजिए फिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप लाइन्स पढ़ेंगे, कुछ वर्ड आपने पढ़े, तो जैसे ही वो लाइन्स वो इन्फॉर्मेशन आपकी आइज के थ्रू आपकी आंखों में जाएगी, तो ब्रेन माइंड आपस में उसको रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे कि ये आपने कहाँ पढ़ा है टॉपिक्स, और एक सर्टेन फीलिंग आपको होगी, आप एक्चुअली अंदर से उसका पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो ऑलरेडी आपको चीज़ें पता है फिक्शन से रिलेटेड, उसको नई इन्फॉर्मेशन से मैपिंग आप स्टार्ट कर देंगे। तो एक पैटर्न आपके अंदर, ब्रेन के अंदर एक पैटर्न डेवलप होगा। जब ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करेंगे तो उससे एक पैटर्न डेवलप होगा। वो पैटर्न एक्चुअली माइंड में आपको स्टोर करना होता है, क्योंकि यही पढ़ने का मतलब है। आप खुद से मैकेनिज्म की एनालिसिस करें, भाई एग्जाम का मतलब कि आप पढ़ते क्यों हैं, तो पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन रिटेंशन कैपेसिटी को चेक करना एक वेरी फंडामेंटल लेवल पे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप चेक कैसे करेंगे कि वो पढ़ रहा है क्या? आप उससे पूछेंगे कि बता दें क्या पढ़ा है, तो अगर वो बता पाता है कि मैंने ये पढ़ा है, रिटेन कर पाता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ इसने पढ़ाई की है। और अगर बता नहीं पाता तो इसका मतलब वो केवल किताबें लेके बैठा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। सो लेट्स फोकस ऑन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द स्टडी which is forming neural patterns, transferring the neural patterns from brain to the mind, and mind भी 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं एक पैटर्न बना रहे हैं आप, वो पैटर्न जब कंप्लीट हो जाएगा, अगला टास्क है आपको उस पैटर्न को कॉन्शियस माइंड में रखना है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस। तो ये कॉन्शियस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आप जो अभी पढ़ रहे हैं अपने आप को ऑटोमेटिक तरीके से, क्योंकि इट इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, तो अपने आप कॉन्शियस माइंड में वो रिलेट होता है, उसका बैकअप भी कॉन्शियस माइंड में हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट होता है, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में शिफ्ट होता है। ये तो वन वे प्रोसेस है। लेकिन जब आप रिटेन करते हैं, रिवाइज करते हैं, आपने देखा होगा, आपने पढ़ लिया ही करना, अपने आप से पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा। जब रिवाइज करेंगे तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, बिकॉज यहाँ से ये तो ऑटोमेटिक पैटर्न है। न्यूरल पैटर्न होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इट इज ऑटोमेटिक, यू डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व विद दैट। तो ये तो अपने आप होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन जब आप रिवाइज करें तो बहुत दुख होता है, आपको तकलीफ होती है, एंजाइटी होती है। अपने आप से पूछेंगे कि अभी मान लीजिए आप 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू स्टडीड ड्यूरिंग दैट एंड यू कैन फील दैट इट्स अ बिट पेनफुल, इट डिस्टर्ब्स यू इमोशनली। आपको अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही हो, आपको कुछ है ऐसा जो आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन या पैटर्न रिटेन करने से रोकता है, एंड दैट इज योर फ्लाइट मोड ऑफ द। तो उस फ्लाइट मोड को डोमिनेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर फ्लाइट मोड डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे न्यूरल पैटर्न, तो आपका क्वेश्चन नहीं। तो मेन गेम यहाँ पर है कि न्यूरल पैटर्न को अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना पहली बार, और अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब अनकॉन्शियस से पैटर्न को उठाने, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस, और कॉन्शियस से उसको ब्रेन तक लेके, दैट इज द मोस्ट
एंड सक्सेस और फेलियर यहीं से डिसाइड होता है कि आपका रिटेंशन क्या है। सो अल्टीमेटली थिंग इज कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो फोकस ऑन द रिटेंशन प्रोसेस, इट इज़ द की टू सक्सेस। ये बात हमेशा ध्यान रखें, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। और उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ, हमारा ब्रेन और माइंड के तीनों लेयर्स सोते समय जब आप सोते हैं, जब आप ड्रीम्स देखते हैं तो उस समय एक्चुअली क्या होता है, ब्रेन इज कोऑर्डिनेटिंग विद द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वही ब्रेन आपको उसको डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिखाता रहता है। तो सोते समय ब्रेन माइंड का कोऑर्डिनेशन सबसे आसान होता है। तो आप एक काम करें, सोते समय जस्ट सोचें, जैसे सोने से पहले सोचें कि आज आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स में ये पढ़ा, केमिस्ट्री में, बायो में, ये मैथ्स में। तो ट्राई टू फॉर्म अ मेंटल, ट्राई टू ट्रेन योरसेल्फ ऑन कोऑर्डिनेटिंग द ब्रेन एंड द 3 लेयर्स ऑफ द माइंड। तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 आप अगर अभ्यास करेंगे, यू विल लर्न हाउ टू ग्रेजुअली ट्रेन योर माइंड ब्रेन सिस्टम, माइंड ब्रेन टू वर्क एज ए सिस्टम। और वहाँ से आपका रिटेंशन प्रोसेस धीरे 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 मजबूत होना स्टार्ट होगा। यही केस होता है जो शार्प स्टूडेंट होते हैं, उनको ये कोऑर्डिनेशन की टेक्निक्स पता है कि कैसे माइंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है। तो होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा था एक हफ्ते पहले, आज उसका टेस्ट है, तो जो शार्प स्टूडेंट हैं उनको ये टेक्निक पता है कि अनकॉन्शियस माइंड से ब्रेन तक कैसे न्यूरल पैटर्न ट्रांसफर करने हैं। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यार इजीली एबल टू ट्रांसफर पैटर्न फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड टू द ब्रेन, और ब्रेन में जैसे आएगा उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे। तो वो क्योंकि उन्होंने उस तरीके से अपने आप को ट्रेनिंग दी। जबकि एक सामान्य स्टूडेंट रिटेंशन के काम नहीं करता, वन साइडेड पढ़ता चला जाता है, उसको लगता है मैंने पढ़ लिया, रिवाइज करेगा नहीं, रिटेन करेगा नहीं। तो होता है जब वो क्वेश्चन करता है तो वो रिटेन कर नहीं पाता, उससे उसको एंजाइटी होती है, फील चेंजिंग रेगुलर फ्रीक्वेंसी, अनकम्फर्टेबल फीलिंग होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, अल्टीमेटली ही। तो रिटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, एंड रिटेंशन के लिए सबसे पहले आपको खुद के ब्रेन के फ्लाइट मोड को डोमिनेट करना आना पड़ेगा, तभी आप आगे इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ से ये इसमें कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द रिटेंशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसका की पॉइंट है रिटेंशन इज द की टू सक्सेस। अब इसमें मैं बात करूँगा कि इसमें क्यों रिटेंशन में इतना समस्या आता है, बिकॉज इसके लिए आपको ब्रेन में उसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी पड़ती है। आप ऐसे समझ के चलिए कि ब्रेन इज वन थिंग, माइंड इज अनदर थिंग, एंड दीज आर कोऑर्डिनेटिंग बाय ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसीज जनरली लो होती हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उतना ही ब्रेन वेव का फ्रीक्वेंसी एक्टिव होता है जिससे आप सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन अगर आपको सर्वाइवल के परे देखना है तो पहली चीज़ है आपको अपने ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना पड़ता है। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा तो ब्रेन उसको रोकेगा, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि ब्रेन फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है। बिकॉज ब्रेन का जो प्राइमरी टास्क है जस्ट टू मेक यू सर्वाइव। नेचर नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बने या कोई एग्जाम क्रैक करें या कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम करें। नेचर जस्ट वांट यू टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल के परे यदि आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के ब्रेन से फाइट करना पड़ेगा, जिसको फाइट मोड कहते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो पहले आपको ब्रेन वेव से फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना पड़ेगा। ब्रेन वेव की बात करूँ तो 5 तरीके के ब्रेन वेव्स बेस्ड ऑन ईईजी हमने कैटेगराइज किए हैं, विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीपल, दैट हमारा माइंड और ब्रेन वेव्स के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है। और ये ब्रेन वेव्स को 5 तरीके से कैटेगराइज करा जा सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। जिसमें गामा वेव्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, डेल्टा का फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होता है। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आप उस समय आपका माइंड और ब्रेन डेल्टा वेव्स के थ्रू कनेक्ट होता है। और जब आप थॉटलेस होते हैं, हाईली एनलाइटेंड होते हैं, थॉटलेसनेस स्टेट जिसको कहा जाता है, जब आप किसी काम में बहुत ज़्यादा तल्लीन होते हैं तो उस समय आपका ब्रेन गामा वेव्स के साथ रेजोनेट करता है। आई मीन इट्स द हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन वेव्स। और कहते हैं कि जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स काम हो गए हैं, वो चाहे कोई नई डिस्कवरी हुई हो, चाहे कोई फिलोसफिकल वे में या एक आप कहेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशंस में कुछ एक्सेस हुआ हो, तो जितने भी लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अचीव किया है, इट इज़ बिकॉज दे वर एबल टू गेट देयर ब्रेन वेव्स इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ द गामा वेव्स। उसमें चाहे कोई भी आप गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, तो एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन वेव रेजोनेट्स विद द गामा वेव्स, देन यू फील another level of consciousness, then you feel something out of the box. You can even feel the structure of the entire universe and how it is working. So everything is about the frequencies of the brain waves. तो स्टडी में उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू ऑप्टिमाइज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना उसमें कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, डीएनए में बेसिकली आपका डीएनए कैसा है कि आप उसको सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दें
इट्स ऑल द पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, 21 डेज का इसमें टाइम है, और आफ्टर 21 डेज प्रैक्टिस 22nd डे से मीडियोकर लेवल पे जो आपके अकॉर्डिंग ठीक है उस फ्रीक्वेंसी पे आप काम करना सीख जाते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिस। आइए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक रो है 100 kg का, एल ए 0.2, यू ए 0.1, 400 न्यूटन फोर्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या आप मूव करेगा। ये मैं आपको इसी पैटर्न को रिटेन करने का काम बता। तो ब्लॉक मूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा। तो इस केस में हम एक लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल देते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन होना था। तो यहाँ से आपका 300 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो स्टेप नंबर 1 इज फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 300 है, एक्सटर्नल फोर्स 400 है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई कि फोर्स एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि बॉडी प्रेशर। तो ये मैंने एक पैटर्न और रिटेन करवाया है कि जब मैंने फ्रिक्शन पढ़ा था ये पैटर्न मैंने सीखा था, उस पैटर्न का ही रिटेंशन यहाँ पे यूज है। एक चीज़ तो पहली बात बॉडी मूव करेगी, दूसरा पूछा आपसे एक्सेलरेशन। अब अगर फिर इसके एनालिसिस बॉडी अगर मूव करती है तो फ्रिक्शन मेरा काइनेटिक हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका न्यूटन में, जो कि होगा 0.1 सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से 100। एक्सेलरेशन पूछा तो इसको अगेन ये होगा कि यहाँ से हमारे लिए 100 kg ब्लॉक है, 400 आपने लगाया, बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा 100। एक्सेलरेशन है तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेट फोर्स इज 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ से आ जाएगा आपका 300 इज इक्वल टू 100। सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका इसी से मिलेगा। थर्ड इज फ्रिक्शन पूछा है तो ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट किया कि फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक है और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका यहाँ से आता है। तो आपने कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को एक न्यूरल पैटर्न को रिटेन करना है। मैंने जो फ्रिक्शन पढ़ा था तो उसमें एक पैटर्न मैंने रिकॉर्ड किया था कि जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं तो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है, बॉडी कैसे चेंज होती है, क्या उसका एक्सेलरेशन आता है, क्या फ्रिक्शन आता है। तो ये सारा एक पैटर्न की फॉर्म में पहले पढ़ा था। मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ कि मैं वो पैटर्न रिटेन करने में सक्षम हूँ। तो ऐसे ही होता है जो तेज स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो पैटर्न को रिटेन करना सीखते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम है काम करने का, माइंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। अगर आप उस कोऑर्डिनेशन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा फोकस करें, रिवाइज करें, रिटेंशन प्रोसेस पे ध्यान दें, तो ग्रेजुअली यू लर्न दैट हाउ टू कोऑर्डिनेट ब्रेन एंड द माइंड। एक्चुअली में होता है यही कि जब आप क्वेश्चन करते हैं एक अलग सिचुएशन में आपने पैटर्न बनाया, उसको रिटेन किया, उसको आपने याद किया, रिमेंबर किया। इनफैक्ट मतलब ये हो गया कि उसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपने पैटर्न बनाया वो ब्रेन में बना, ब्रेन से पैटर्न को ट्रांसफर किया माइंड में, माइंड में भी पहले कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। सो दिस इज वन साइडेड प्रोसेस। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये जो है रिटेंशन का है। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड कुछ समय बाद, तो उस समय आप पैटर्न रिटेन कर पा रहे हैं, उस चीज़ की आपकी चाहिए। और ये पैटर्न रिटेंशन का प्रोसेस शुरू में बहुत हेल्पफुल होता है। आपका ब्रेन फ्लाइट मोड एक्टिव करेगा, कहानियाँ सुनाएगा, आपको बुझाएगा, कंफ्यूज करेगा, बचने की कोशिश करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने से। लेकिन अगर आप इन कहानियों में उलझे रह गए, फ्लाइट मोड ऑफ द ब्रेन को डोमिनेट नहीं करता, तो आप कभी भी न्यूरल पैटर्न रिटेन नहीं कर पाएंगे। हमेशा क्वेश्चन देखते ही आपके अंदर रैंडम प्रोसेस होंगे, आप विचलित हो जाएंगे, एंशियस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब तमाम कहानियाँ आप सुना देंगे बट विल नॉट बी एबल टू कम टू द कंक्लूजन, कम टू द आंसर। और मैटर ऑफ फैक्ट इज मैथ में केवल आंसर्स का है, प्रॉब्लम सबके पास है, थॉट सबके पास है, नेगेटिव वाइब्रेशन सबके पास है, नेगेटिव फीलिंग सबके पास है, बट यू विल हैव टू डोमिनेट दैट आउट एंड यू विल हैव टू गेट द आंसर बाय बुक और बाय बुक। Only then your entire efforts will be recognized. Otherwise, there is no way to go in between things. Only result matters. This is law of, you can say law of nature.